हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे जो कि बेसिकली है सेट थ्योरी। ठीक है, तो सेट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेट होता क्या है। ठीक है ना, सेट जो है ये बेसिकली एक तरह का कलेक्शन है। ठीक है ना, सेट जो होता है ये एक तरह का कलेक्शन है, लेकिन हम लोग किसी भी चीज का अगर कलेक्शन अगर करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो सेट कहलाएगा। ठीक है ना, सेट जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन है? अ सेट इज डिफाइंड as a collection of well defined and distinct objects। ठीक है ना, तो बेसिकली जो कलेक्शन होगा, ठीक है ना, वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, सो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एप्पल। ठीक है ना, तो लेटर अगर हम बोले कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एप्पल, तो अगर हम लोग कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एप्पल अगर बोलेंगे तो उसमें 2 बार पी आ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग जब इसका सेट जब फॉर्म करेंगे तो उसमें हम लोग सिर्फ एक ही बार पी लिखेंगे। ठीक है ना, सेट का जो कलेक्शन होता है ना वो बेसिकली रिपीट नहीं करता है। ठीक है, भले ही 2 3 4 कितने बार भी ए बी सी डी क्यों ना आ रहा हो, लेकिन हम लोग लिखेंगे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है ना, सिमिलरली जैसे कि अगर हम लोग बोले कलेक्शन ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 121। ठीक है, तो इसमें मेरा 121 ये मेरा 121 होता है, तो इसमें मेरा सिर्फ 2 ही डिजिट यूज हो रहा है, या तो 1 या 2। ठीक है ना, भले ही 2 बार 1 यूज हो रहा हो, लेकिन जब हम लोग इसको सेट के फॉर्म में जब लिखेंगे तो खाली हम लोग 1, 2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये होता है डिस्टिंक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट्स है जिसका हम लोग कलेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट को हम लोग 2 बार या उससे ज्यादा बार हम लोग नहीं लिखेंगे। भले वो 2 3 बार जितने बार भी ऑकर कर रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है ना, और वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले अ कलेक्शन ऑफ गुड बॉयज। ठीक है ना, गुड बॉयज जो है वो बेसिकली वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, ये क्वालिटेटिव नेचर है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ठीक है ना, जब तक कोई चीज वेल डिफाइंड ना हो तो उसका कलेक्शन जो होगा वो सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग बोले कलेक्शन ऑफ टॉल गर्ल्स। ठीक है, टॉल गर्ल्स जो है ये भी बेसिकली वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, टॉल गर्ल जो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, जब तक हम लोग हाइट मेंशन ना करें तब तक वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। जैसे ही हम लोग बोल देंगे कलेक्शन ऑफ गर्ल्स हैविंग हाइट ग्रेटर देन 5 फीट, तब वो बेसिकली वेल डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, सो वेल डिफाइंड करने के लिए उसको क्वांटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरा बेसिकली सेट होता है। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, अगर हम बोले कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट कलेक्शन ऑफ गुड बॉयज लिविंग इन अ लोकेलिटी। ठीक है ना, तो वो बेसिकली वो कलेक्शन तो होगा बट वो सेट नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो पर्सन पे वेरी करेगा, वो किसको गुड बॉय कंसीडर करता है, किसको गुड बॉय कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, और डिस्टिंक्ट का मतलब हम ऑलरेडी बता दिए कि एलिमेंट जो बेसिकली वो रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बोले कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल, तो हम लोग सिंपली APLE लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये मेरा बेसिकली सेट होता है। ठीक है ना, तो सेट जो होता है ये सिंपली एक तरह का कलेक्शन है ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, वेल डिफाइंड जब तक उसको क्वांटिफाई ना किया जाए तब तक बेसिकली वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। क्लियर? तो ये मेरा बेसिकली सेट का डेफिनेशन हो जाता है। अब सेट में ये जो डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो वो लिखे हम लोग, इसको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहते हैं। ठीक है ना, जो भी सेट जिसका भी कलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, उन कलेक्शंस को उन सब नंबर्स को या जो भी अल्फाबेट्स या नंबर जो भी है उन सब वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर सेट में कितना एलिमेंट्स है उसको कार्डिनल नंबर कहा जाता है। ठीक है ना, सो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ठीक है ना, सो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट से सपोज हम लोग सेट को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लो मेरा जो गिवन सेट है उसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तब कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट को कैसे लिखा जाएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ए को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एन ऑफ ए। ठीक है, ये एन है, ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग ए लिखेंगे। सो ये मेरा रिप्रेजेंट करता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है ना, तो क्या होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए? ये सिंपली मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, तो इसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं।
और एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स क्या हो गया, ये जो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसी को ही हम लोग एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहते हैं, ठीक है ना। तो एक सेट में कितना ये ऐसा वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना, उसको हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बोले कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना, सपोज अगर हम लोग बोले कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो कितना बेसिकली वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हुआ, ए ई आई ओ यू, 5 बेसिकली वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हुआ। तो इन पांचों को एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहा जाता है, ठीक है ना। एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर बेसिकली 5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें 5 एलिमेंट्स है, ए ई आई ओ यू, 5 एलिमेंट्स है, तो उसका कार्डिनल नंबर जो है वो 5 हो जाएगा, क्लियर। तो ये मेरा कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट हो जाता है। नेक्स्ट आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है, ठीक है। पहला जो आया वो तो आया रोस्टर फॉर्म आया, एक सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। पहला जो आया वो तो रोस्टर फॉर्म आया। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हम लोग ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि उस सेट में मेरा क्या क्या एलिमेंट्स है, और इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग विद इन कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं एंड इन एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, जिसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। एलिमेंट्स को हमेशा विद इन कर्ली ब्रेसेस लिखा जाता है और इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग ईच एंड एवरी एलिमेंट को स्पेसिफाई कर देते हैं कि मेरा गिवन सेट में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग विद इन कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं और इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो ये मेरा बेसिकली रोस्टर फॉर्म हो गया, जो कि पहला तरीका एक सेट को रिप्रेजेंट करने का। इसमें हम लोग ईच एंड एवरी एलिमेंट को स्पेसिफाई कर देते हैं कि मेरा गिवन सेट में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। दूसरा आया रोस्टर फॉर्म के बाद दूसरा जो आया वो आया सेट बिल्डर फॉर्म आया। सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लोग एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन हम लोग उसको विद इन कर्ली ब्रेसेस ही लिखते हैं, लेकिन हम लोग अपने एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग एक प्रॉपर्टी बताते हैं जो वो एलिमेंट मेरा उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो फिर से बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में भी जब हम लोग लिखेंगे तब हम लोग अनलाइक रोस्टर फॉर्म हम लोग ईच एंड एवरी एलिमेंट को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, हम लोग अपने एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एक कोई रिलेशन देंगे जो मेरा हर एलिमेंट फॉलो करता हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसी का केस अगर हम लोग ले, मान लो अगर हम लोग बोले कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसी को जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नो डाउट कि हम लोग इसको भी विद इन कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, लेकिन हम लोग अपने एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे हम लोग अपने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे x, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कोलन यूज करेंगे, कोलन यूज करके हम लोग एक प्रॉपर्टी बताएंगे जो x फॉलो करता है। जैसे इस केस में क्या हो जाएगा, x such that x is less than equal to 5 and x belongs to n, ठीक है ना। इन सारे सिंबल्स का मतलब हम बताएंगे, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल के लिए खाली एक बार देख लो कि क्या है ये। तो ये बेसिकली x है, ठीक है ना। हम लोग अपने एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद कोलन देख के हम लोग एक प्रॉपर्टी देंगे जिस प्रॉपर्टी को सारा एलिमेंट फॉलो करता हो। इस सेट का जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। तो क्या है मेरा प्रॉपर्टी, x जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए एंड x बिलोंग्स टू n होना चाहिए। n मतलब नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर के लिए हम लोग n यूज करते हैं, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मींस x जो है वो मेरा नेचुरल नंबर के सेट का एक एलिमेंट है। नेचुरल नंबर जो है वो भी इसके एक तरह का सेट है, ठीक है ना। तो बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये सच दैट है, कोलन को हम लोग सच दैट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बताएंगे क्या क्या सिंबल यूज होता है। ये सच दैट है, ये तो सभी को पता होगा कि ये लेस देन इक्वल्स टू है, और ये बिलोंग्स टू है। बिलोंग्स टू मतलब कि x जो है वो एक नंबर है जो मेरा एक एलिमेंट है
जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर का एक पार्ट है, ठीक है ना। एक्स जो वो एक नेचुरल नंबर ही है, ठीक है ना, ये बोलना चाह रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर एक सेट है, ठीक है ना, और एक्स जो है वो सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2 जो है वो मेरे इस सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 2 जो है इस सेट में लाई कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि 2 बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हम लोग इस सेट को हम लोग ए करके लिखते हैं, मान लो हम लोग इस सेट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। ए मेरा बेसिक सेट है और 2 एक एलिमेंट है, तो 2 जो है वो इस सेट ए का एक एलिमेंट है। तो वही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि x जो है वो नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है, दैट मींस x खुद एक नेचुरल नंबर है। तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये 2 तरीका हुआ मेरा सेट को रिप्रेजेंट करने का। ऑब्वियस सा बात है कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो कभी भी यूनिक नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोग इस सेट को हम लोग ऐसे लिखे, इसको लिखने का और भी बहुत सारा तरीका पॉसिबल हो सकता है। जैसे मान लो कि हम लोग इसको अगर ऐसे लिख दें x such that x is less than 6 and x belongs to natural number, ये भी गलत नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों का मतलब एक ही है। ये लेस देन 6 है तो ऑटोमेटिकली 5 तक जाएगा, वो लेस देन इक्वल टू 5 है तो वो भी 5 तक ही जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म कभी भी यूनिक नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग सेम सेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that 0 is less than x which is less than 6 and x belongs to w, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। w मतलब होल नंबर होता है, ठीक है ना। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो तीनों का तीनों बेसिकली सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन तीनों को लिखने का तरीका अलग है। तो सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक नहीं होता है, क्लियर। एक ही सेट को हम लोग बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं। तो ये मेरा 2 तरीका हुआ एक सेट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। नेक्स्ट जब हम लोग जाते हैं सिंबल्स, क्या क्या सिंबल्स यूज किया जाता है सेट थ्योरी में। बहुत सारा टाइप का सिंबल यूज किया जाता है, कुछ कुछ शायद स्टूडेंट्स लोगों को ऑलरेडी पहले से पता होगा और कुछ कुछ नया हो जाएगा। ठीक है, सिंबल देखते हैं कि करके क्या क्या सिंबल्स यूज होता है। जैसे कि सबसे पहले आया कैपिटल एन, मान लो लेते हैं, ठीक है ना। कैपिटल एन अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि कैपिटल एन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल एन मेरा नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 डॉट में चलते जाएगा, तो ये नेचुरल नंबर्स हो गया, ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर्स हो जाता है। दूसरा आया डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है होल नंबर्स। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, सो 0 1 2 3 4 ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली होल नंबर्स हो गया। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है। तीसरा आया जेड, कहीं कहीं जेड भी यूज किया जाता है, कहीं कहीं आई भी यूज किया जाता है। ये इंटीजर्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ये इंटीजर्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इंटीजर्स जो है वो -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक वेरी करेगा, लेकिन इस तरीके से खाली बस कुछ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज ही खाली हो पाएगा। तो ये मेरे इंटीजर्स हो गया। चौथा आया आर, आर बेसिकली रियल नंबर्स होता है, ठीक है ना। आर रियल नंबर्स होता है। सो रियल नंबर्स में क्या है, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब में फ्रैक्शंस अलाउड नहीं है, डेसिमल्स अलाउड नहीं है। जबकि रियल नंबर जो वो फ्रैक्शंस या डेसिमल ये सब भी हो सकता है, प्लस इंटीजर्स ये सब भी हो सकता है, ठीक है ना। दैट मींस ये सब इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स ये सब जो है ये सब भी एक तरह का रियल नंबर्स ही है। रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और इस तरीके से इंटीजर्स में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मेरा बेसिकली रियल नंबर्स हो गया है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मेरा आया आर प्लस। आर प्लस कभी कभार यूज किया जाता है, दिखाई दिया जाता है
तो ये मेरा बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे z प्लस भी यूज कर सकता है या i प्लस भी यूज कर सकता है। z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा, और r माइनस अगर यूज करेंगे तो वो नेगेटिव रियल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस यूज किया तो मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, माइनस यूज किया तो मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। सिक्स्थ आया q। q क्या हो जाता है? q हो जाता है रैशनल नंबर्स हो जाता है, ठीक है ना। रियल नंबर्स का बेसिकली दो पार्ट होता है, एक होता है रैशनल नंबर्स और एक होता है इरैशनल नंबर्स। सो हम लोग रैशनल नंबर्स को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर्स का दो पार्ट है, एक है रैशनल और एक है इरैशनल। रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर्स होता है ऐसा नंबर्स जिसको हम लोग p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, वेयर बोथ p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। रैशनल नंबर्स जो होता है ऐसा नंबर्स होता है जिनको हम लोग p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है ना। और जो रैशनल नहीं होता है वो इरैशनल नंबर्स हो जाता है, क्लियर। तो ये मेरा बेसिकली रैशनल हुआ। डेसिमल फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल है कि इरैशनल है? डेसिमल फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो रैशनल नंबर बेसिकली ऐसा नंबर्स होता है जो कि आइदर टर्मिनेटिंग हो या फिर रेकरिंग हो, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स को इरैशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब कि डेसिमल के बाद खाली कुछ फिक्स डिजिट्स है, फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल 2.55 बस, या 2.56, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद दो डिजिट खाली आया, ठीक है ना। 2.115, ठीक है ना। ये सब मेरा बेसिकली रैशनल नंबर्स है। और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है? जो रिपीट करे, जैसे फॉर एग्जांपल 2.34343434 ऐसे चलते जा रहा है, तो ये मेरा बेसिकली रिकरिंग डेसिमल हुआ। दैट मींस ये भी मेरा रैशनल नंबर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को इरैशनल नंबर्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2.535631017528, जो भी इस तरीके से दिया हुआ है, चलते जा रहा है रैंडमली, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तब ऐसे डेसिमल्स को इरैशनल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है ना। जबकि रैशनल नंबर जो होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2.6 ये एक रैशनल नंबर है, या फिर रेकरिंग होता है 2.51515151 ऐसे जा रहा है, तो ये रेकरिंग डेसिमल है, ठीक है ना। सो रेकरिंग डेसिमल या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर कहा जाता है। और अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है देन आइदर इट शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई q, आइदर नहीं मतलब बेसिकली इट शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर बोथ p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग सेट में हम लोग रैशनल नंबर्स को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली q प्लस या फिर q माइनस भी यूज हो सकता है। q प्लस मतलब हो जाएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, q माइनस मतलब हो जाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये सब मेरा यूज होता है। नेक्स्ट आया ये भी कुछ देर पहले हम लोग यूज किए थे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बिलोंग्स टू रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स टू, ठीक है ना। जब एक सेट, जब एक एलिमेंट, ठीक है ना, किसी सेट का ही पार्ट हो, ठीक है ना, तब हम लोग बोलेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो उस सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग लिखते हैं, जैसे भी कुछ देर पहले हम लोग शो किए थे, x बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। इस सेट ए में अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस सेट में अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट है तब हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन अगर सेट ए में अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है x, तब हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? तब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। बिलोंग्स टू लिख के उसको काट देंगे ऐसे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है ना। ये सिंपली रिप्रेजेंट करेगा डज नॉट बिलोंग टू। जब सेट ए में x प्रेजेंट नहीं है तब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। अगर सेट ए में अगर x प्रेजेंट है तो तुम लोग उसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, लेकिन अगर ए में अगर x प्रेजेंट नहीं है तो लोग उसको ऐसे लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। नाइन्थ मेरा आया कोलन। कोलन भी यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे ऐसे भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। दोनों यूज किया जा सकते हैं इंटरचेंजेबली। ये रिप्रेजेंट करता है सच दैट, जैसे अभी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में यूज किए थे, तो हम लोग उसको कैसे रीड करेंगे? x सच दैट
x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो सच दैट रिप्रेजेंट करता है। 10th आया सबसेट। ठीक है, ये जो सिंबल है ये सिंबल सबसेट का होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम खाली बस सिंबल बता दे रहे हैं कि ये जो है ये सबसेट रिप्रेजेंट करता है, और सबसेट होता क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट जब देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सबसेट होता क्या है। ये सबसेट, ये सुपरसेट। ठीक है, ये सबसेट और ये सुपरसेट। ठीक है ना, तो ये मेरा ये सिंबल्स हुआ। ये आया प्रॉपर सबसेट। ठीक है ना, इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, इन तीनों के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिलहाल के लिए खाली बस सिंबल जानने का जरूरत है। तो ये सबसेट, ये सुपरसेट और ये प्रॉपर सबसेट, ऐसा ही हो जाता है। तीसरा आ गया, हमने 13th आ गया। ठीक है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल। ठीक है ना, फॉर ऑल, जैसे अगर हम लोग बोलेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, फॉर ऑल के लिए ये सिंबल यूज होगा। और 14th आया ये हो गया देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो देयर एग्जिस्ट के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये मेरा देयर एग्जिस्ट रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, ये फॉर ऑल, ये दोनों नया चीज होगा स्टूडेंट्स लोगों के लिए। ठीक है ना, ये बाद में लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ये फॉर ऑल रिप्रेजेंट करता है और ये देयर एग्जिस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब कुछ सिंबल्स है, ठीक है, जो जनरली हम लोग इस चैप्टर में यूज करते हैं। हो सकता है कुछ और भी सिंबल्स होगा जो हम लोग विद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग सिंबल्स हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ये 14 सिंबल्स ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सब सिंबल्स हुआ जो इस चैप्टर में यूज होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट की तरफ। ठीक है, बहुत सारा टाइप्स का होता है सेट। जैसे कि सबसे पहला मेरा आया नल सेट। नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, सो नल सेट को हम लोग या तो एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम लोग इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, इसको फाई कहा जाता है। ठीक है ना, फाई। तो इधर हम लोग उसको एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम लोग उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, एक ही सेट का 3 अलग अलग नाम है। ठीक है ना, नाम से लग रहा है कि क्या होगा, ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, ऐसे सेट को नल सेट कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, लेस देन 1 कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये एक नल सेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग बोले कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन द वर्ड स्काई, स्काई में एक भी वॉवेल प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक नल सेट हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट हो जाएगा। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। ठीक है ना, जैसे हम लोग पहले एग्जांपल लिए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, लेस देन 1 कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो वो एक नल सेट हो जाएगा। उसको हम लोग आइदर ऐसे एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन द वर्ड स्काई, स्काई में एक भी वॉवेल्स नहीं है। ठीक है ना, तो वो बेसिकली एक एम्प्टी सेट हो गया। तो ये मेरा पहला टाइप था सेट का।
दूसरा आया सिंगलटन सेट, ठीक है ना। ये एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है ना। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, ऐसे सेट को सिंगलटन सेट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, होल नंबर्स लेस देन 1 जब बोलेंगे तो उसमें खाली बस जीरो रहेगा, तो मतलब उसमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो एक तरह का सिंगलटन सेट हो गया है। सिमिलरली अगर हम लोग बोले कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन द वर्ड कैन, ठीक है ना, कैन में सिर्फ एक ही वॉवेल है, वो है ए, ठीक है ना, तो वो भी बेसिकली एक तरह का सिंगलटन सेट हो गया है। तो एक सिंपली ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, एग्जैक्टली वन, ठीक है ना, तब ऐसे सेट को हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे। तीसरा आया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। पहले फाइनाइट सेट बताते हैं, ठीक है ना, हालांकि इसमें कुछ बताने का नहीं है, नाम से लग रहा है कि क्या होगा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है ना। फाइनाइट सेट्स, एक सेट को फाइनाइट सेट कब कहा जाएगा, जब उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो मतलब कि हम लोग गिन सके कि उसमें कितना एलिमेंट्स है, 10 20 30 जितना भी हो, लेकिन हम लोग उसको गिन सकेंगे कि उसमें कितना एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जबकि इनफाइनाइट सेट्स में क्या होगा, इनफाइनाइट सेट्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा, मतलब उसमें अनगिनत नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बोले कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है ना, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती का सिर्फ 10 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो एक फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। लेकिन यही अगर हम लोग बोलते कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स लेस देन 10, अगर हम लोग इंटीजर्स लेस देन 10 अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे भी इसकी चलते जाएगा, ठीक है ना, कोई अंत नहीं है उसका, तो वो एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, कितना भी एलिमेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा, माने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा। जबकि फाइनाइट सेट में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही खाली प्रेजेंट है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा, तो ऐसे को हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। चौथा मेरा आया इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे मान लो कि हम लोग को दो सेट दिया हुआ है, एक है सेट ए और एक है सेट बी, बोला ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट्स है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट सेट्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट सेट्स का सिंबल है। तो ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, ठीक है ना। अगर दो सेट्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, अगर दो सेट्स का कार्डिनल नंबर सेम हो, ठीक है ना, अगर दो सेट्स का कार्डिनल नंबर सेम हो, दैट मींस दो सेट में अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तब हम लोग बोलेंगे कि दोनों सेट जो है वो एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, दे आर इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, दे आर इक्विवेलेंट ऑफ ईच अदर। सो दो सेट एक दूसरे का इक्विवेलेंट कब होगा, दो सेट इक्विवेलेंट सेट कब होगा, जब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो। एलिमेंट सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एलिमेंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग को सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और सेट बी हम लोग को दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, भले ही दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है, एक में 1 2 3 4 5 है, एक में ए ई आई ओ यू है, भले ही दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, दोनों में 5 एलिमेंट्स है, तो मतलब ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। सो इक्विवेलेंट सेट्स में एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है, एलिमेंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना जरूरी है। जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 और ए का केस लिए, दोनों में 5 एलिमेंट्स है, भले एलिमेंट्स डिफरेंट क्यों ना हो, तो वो दोनों इक्विवेलेंट सेट्स होगा। पांचवा मेरा आया इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या हो जाता है, दो या दो से ज्यादा सेट्स को इक्वल सेट्स कब बोला जाएगा, जब उनका कार्डिनल नंबर तो सेम होगा ही, प्लस ईच एंड एवरी एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ तभी दो सेट को इक्वल सेट्स कहा जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना।
सो दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है ना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वल सेट्स जो होता है वो इक्विवेलेंट तो होता ही होता है, लेकिन जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल सेट नहीं हो सकता, मतलब जरूरी नहीं कि वो होगा। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर दो सेट इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। अगर इक्विवेलेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होगा, लेकिन अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा। ठीक है ना, सो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या फर्क है? इक्विवेलेंट सेट में जरूरी नहीं है कि एलिमेंट सेम हो, सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम होना ही काफी है। लेकिन इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होगा ही, प्लस ईच एंड एवरी एलिमेंट भी सेम होगा। ठीक है ना, तब हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों सेट इक्वल सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि सेट हम लोग को दिया हुआ है ए या यो यू। ठीक है ना, तो इसमें 5 एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। और मान लो हम लोग को सेट भी दिया हुआ है वॉवेल्स इन द वर्ड एजुकेशन। ठीक है ना, वॉवेल्स इन द वर्ड एजुकेशन, तो एजुकेशन में क्या क्या वॉवेल्स प्रेजेंट है? ए ई आई ओ यू। तो दोनों सेट सेम हो गया, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स भी है। इसमें भी ए ई आई ओ यू है, इसमें भी ए ई आई ओ यू है, तो दोनों में बेसिकली सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो दैट मींस ये दोनों का दोनों सेट इक्वल सेट है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा, लेकिन इक्विवेलेंट अगर है तो जरूरी नहीं कि वो इक्वल होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होगा। क्लियर? इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होगा ही, प्लस ईच एंड एवरी एलिमेंट भी सेम होगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि दो सेट जो है वो इक्वल सेट्स है। सो ये मेरा 5th टाइप आया। नेक्स्ट 6th आया सबसेट। अभी कुछ देर पहले सिंबल्स में हम सबसेट का बात किए थे। ठीक है ना, तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, मान लो अगर हम लोग ऐसा अगर लिखते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या होगा? अगर हम लोग ऐसा बोले A और B दो सेट्स है, ठीक है ना, A भी एक सेट है, B भी एक सेट है, और ऐसा दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? A इज अ सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब क्या होगा? A इज अ सबसेट ऑफ B का, A इज अ सबसेट ऑफ B का मतलब है कि A में जितना भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है A में, वो सारा का सारा एलिमेंट्स B में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है ना, जो जो एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है वो सारा एलिमेंट्स B में प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि A जो B का सबसेट है। ठीक है ना, so A is a subset of D if and only if all the elements in set A are present in set B, या फिर ऐसा बोलो all the elements in set A belongs to set B as well। ठीक है ना, तब हम लोग बोलेंगे कि A जो वो B का एक सबसेट है। ठीक है, फिर से बोलना चाहेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है A is a subset of B, तो इसका मतलब क्या होगा कि A में जितना भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, A में जितना भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेट A में, वो सारा एलिमेंट्स सेट B में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है ना, सेट B में और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट जितना एलिमेंट सेट A में है उतना एलिमेंट्स तो होगा ही होगा। ठीक है ना, और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उन सबसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट जितना एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है उतना एलिमेंट्स B में प्रेजेंट, मतलब जो जो एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स B में प्रेजेंट होगा ही होगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि A जो B के एक सबसेट है। ठीक है ना, जो जो एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट है वो सारा एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट होना चाहिए। सेट B में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट जितना एलिमेंट सेट A में प्रेजेंट है वो सारा एलिमेंट्स सेट B में प्रेजेंट होगा ही होगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि A जो B के एक सबसेट है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ो, सेट बी हम लोग को दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है ना, मान लो हम लोग एक सेट बी दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, एक 1 एक 2 और एक 3। अगर हम लोग को इस सेट बी का अगर सबसेट अगर निकालना है, क्या क्या सबसेट पॉसिबल होता है एक सेट का? सबसे पहले तो आया नल सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, याद रखना सब लोग।
ठीक है ना। उसके बाद आया 1, उसके बाद आया 2, उसके बाद आया 3, उसके बाद आया 1 2, उसके बाद आया 2 3, एक हो गया 1 3 और एक हो गया 1 2 3। ठीक है ना। तो ये सारा जो सेट्स है, ये जितने भी सेट्स हम लिखे हैं सब का सब सेट बी का एक सबसेट है। ठीक है ना। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट बात है। पहला तो ये कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है ना वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है। और सेकेंडली एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला तो ये कि नल सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, और सेकेंडली हर सेट जो है वो खुद का तो सबसेट होता ही होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 जो है वो 1 2 3 का एक सबसेट है, तो हर सेट खुद का सबसेट होगा ही होगा। और नल सेट जो ये तो हर सेट का सबसेट है। समझ गए ना। तो ये जितना भी हम लोग सेट लिखे हैं सब बेसिकली सेट बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं कि जितना भी कोई भी एक सेट पकड़ो, जैसे सपोज हम लोग 2 3 अगर पकड़े, इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? एक 2 और एक 3। ये दोनों एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट है। दैट मींस ये जो हो गया ये सेट बी का एक सबसेट हो गया। वही बोलना चाह रहे हैं कि अगर ए अगर बी का सबसेट है तो जो भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है वो सारा एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है वो सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होना चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे ए जो बी का सबसेट है। भले ही यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट तो इसमें प्रेजेंट है ना। दैट मींस ये जो है ये इसका एक सबसेट हो जाएगा। सिमिलरली ये सारा जो सेट जो हम जो लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट्स लिखे, ये आठों का आठों सेट बी का सबसेट है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स मेरा सेट बी में प्रेजेंट है। ठीक है। तब अगर मान लो कि अगर सेट बी का कार्डिनल नंबर n है, ठीक है, मान लो सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, तब सेट बी का कितना सबसेट पॉसिबल होगा? देन नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 2 to the power n। ठीक है ना। एक सेट में अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसका 2 to the power n सबसेट पॉसिबल होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 3 एलिमेंट प्रेजेंट था सेट बी में, तो इसका 2 to the power 3 यानी कि 8 सबसेट्स पॉसिबल हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। तो एक सेट में अगर n एलिमेंट्स हो तो उसका 2 to the power n सबसेट बेसिकली पॉसिबल होता है। क्लियर? तो ये मेरा सबसेट था। उसके बाद 7th में हम लोग गए सुपर सेट। ठीक है। ए अगर बी का सबसेट है तो बी क्या कहलाएगा? ए का ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी क्या कहलाएगा? ए का बी जो है वो ए का सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना। अगर ए बी का सबसेट है तो बी जो है वो ए का सुपर सेट हो जाएगा। कुछ हद तक वही जो हम लोग लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू में यूज करते हैं। अगर ए लेस देन इक्वल्स टू बी है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका तो मतलब हुआ ना कि बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो कुछ उस तरीके से कुछ समझ लो। ठीक है ना। ए लेस देन इक्वल्स टू बी अगर है तो इसका तो मतलब हम लोग यही समझते हैं ना कि बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसेट और सुपरसेट को उसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अगर ए अगर बी का सबसेट है तो बी जो है वो ए का सुपरसेट हो जाएगा। ये सबसेट और सुपरसेट में डिफरेंस है, कुछ खास नहीं है। ए अगर बी का सबसेट है तो बी जो है वो ए का सुपरसेट हो जाएगा। क्लियर? ये मेरा 7वां टाइप था। आठवां आया प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।
जबकि सबसेट का जो सिंबल था वो ये था और ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रॉपर सबसेट और सबसेट में वही डिफरेंस है जो डिफरेंस लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन में होता है। ठीक है, जो डिफरेंस लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन में होता है वही सेम डिफरेंस सबसेट और प्रॉपर सबसेट में होता है। क्या डिफरेंस होता है लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन में? जब हम लोग बोले a लेस देन इक्वल्स टू b, इसका मतलब क्या कि a का वैल्यू जो है वो b के वैल्यू से लेस होगा और उसके इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग बोले a इज लेस देन b, तब उसका मतलब क्या हुआ कि a का वैल्यू जो है वो b से छोटा ही होगा, a b के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है ना? वही डिफरेंस सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। देखो सबसेट में नीचे इक्वल्स वाला साइन है, ठीक है ना? तो जब हम लोग बोलते हैं a इज अ सबसेट ऑफ b, तब उस समय सेट a और सेट b इक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन जब सेट a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b जब हम लोग बोल रहे हैं, तब सेट a और सेट b इक्वल नहीं होगा। ठीक है? मतलब क्या? मतलब सेट b में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट a में नहीं है। सेट a का सारा एलिमेंट सेट b में प्रेजेंट होगा, लेकिन सेट b में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट a में प्रेजेंट नहीं है। कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा सेट b में जो सेट a में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन सेट a का सारा एलिमेंट सेट b में प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि a जो है वो b का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में वही डिफरेंस है जो डिफरेंस लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन में है। लेस देन इक्वल्स टू जब हम लोग बोलेंगे तो a और b इक्वल भी हो सकता है या a b से छोटा भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे a इज लेस देन b, तब a को b से छोटा ही होना पड़ेगा, a b के इक्वल नहीं हो सकता है। वही डिफरेंस सबसेट और प्रॉपर सबसेट में। सबसेट में यहाँ इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है ना? जब हम लोग बोलेंगे a इज अ सबसेट ऑफ b, तो a का सारा एलिमेंट b में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है ना? और सेट a और सेट b इक्वल भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, तब सेट a और सेट b इक्वल नहीं हो सकता है। a का सारा एलिमेंट तो b में प्रेजेंट होगा ही, लेकिन b में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट a में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है? तब अगर सेट b का कार्डिनल नंबर अगर हमको n दिया हुआ है, तब सेट b का कितना प्रॉपर सबसेट पॉसिबल होगा? देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पॉसिबल ऑफ सेट b इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। इतना प्रॉपर सबसेट पॉसिबल होगा। एक कम हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट से। 2 टू द पावर n था नंबर ऑफ सबसेट्स, एक कम हो गया तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हो गया। क्यों? क्योंकि जो सेट b खुद है वो उसको छोड़ दे तो बाकी सारा मेरा प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। 9th आया पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, ठीक है, वो हमेशा किसी एक सेट का ही होता है। जैसे मान लो हम लोग को एक सेट ए दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है ना? तो इस सेट ए का जो पावर सेट होगा उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे बेसिकली पावर सेट ऑफ सेट ए लिखा जाता है। ये बेसिकली एक ऐसा सेट है जो सेट ए के सारे सबसेट्स का सेट है। सेट ए का क्या क्या सबसेट होगा? नल सेट, उसके बाद है ए, उसके बाद है बी, उसके बाद है सी, उसके बाद है ए बी, देन बी सी, देन ए सी एंड फाइनली ए बी सी। ठीक है ना? इस तरीके से सेट ए का ये 8 सबसेट पॉसिबल होगा। इन सारे सबसेट्स का जो सेट होता है उसी को हम लोग पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। तो इन सारे सबसेट्स का हम लोग एक सेट फॉर्म करेंगे। कैसे? इन सबको हम लोग विद इन कर्ली ब्रेसेस लिख देंगे। जैसे इन सबको विद इन कर्ली ब्रेसेस लिख दिए, तब ये मेरे सारे सबसेट्स का एक सेट बन गया। इस सेट को पावर सेट ऑफ ए कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे सारे सबसेट्स को मैं विद इन कर्ली ब्रेसेस लिख दिए, तो जिससे ये मेरा पूरा एक सेट बन गया। इस सेट को पावर सेट ऑफ ए कहा जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरा ये जो सबसेट जो था, ये सबसेट जो है वो पावर सेट का एलिमेंट बन गया है। बी केयरफुल। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, ठीक है ना? ऐसा हम लिखेंगे। सी जो है वो एबीसी का एक सबसेट है, बट सी पावर सेट का एक एलिमेंट है, तो उसके लिए हम लोग बिलोंग्स टू यूज करेंगे।
यहाँ पे सबसेट सिंबल यूज नहीं होगा, यहाँ पे बिलोंग्स टू यूज होगा। भले ये सी ये सब एलिमेंट ये सब जो है ये सब मेरा सेट ए का सबसेट है, नो डाउट, लेकिन पावर सेट का ये सब एलिमेंट हो गया है। ये मेरा पूरा एक सेट है, ठीक है ना, ये पूरा एक सेट है जिसमें ये सब एलिमेंट्स है। ये सब सेट नहीं रहा, ये सब एलिमेंट्स बन गया, पावर सेट का एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स के लिए हम लोग बिलोंग्स टू यूज करते हैं, सेट के लिए हम लोग सबसेट यूज करते हैं। तो ये सब जो है ये सब मेरा पावर सेट का एलिमेंट्स बन गया है, तो इसलिए दिस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, आखिरी जो टाइप आया वो बेसिकली मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, जो 10th टाइप जो आया वो मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है ना, सो यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको जीटा ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर सारा सेट लाई कर रहा है। मतलब वो जितना भी सेट्स दिया हुआ क्वेश्चन में सारे सेट्स का सुपर सेट है, सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सारा सेट्स लाई कर रहा है। मतलब सारा का सारा सेट जो दिया हुआ है वो सारा का सारा सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। समझ गए ना, जैसे यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स में सब आ जाता है, वैसे यूनिवर्सल सेट होता है एक सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सारा सेट लाई करे, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा टाइप्स ऑफ सेट्स था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट देखेंगे और सेट का कुछ अलजेब्रा भी हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।